वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फारूकी साहब, चूंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने बड़े अदवार देखे, उतार चढ़ाव देखे, सियासतदानों को सियासत छोड़ते भी देखा, पार्टियां तब्दील करते भी देखा, लेकिन अब तो अनोखा मामला हो रहा है कि जी बहुत ही दरीना और करीबी साथियों को हम देखते हैं कि वो पलक झपकते में आते हैं और कैमरे के सामने आके सारा का सारा मलबा जो है वो चेयरमैन के ऊपर डालते हैं और पार्टी छोड़ देते हैं। फरक हबीब जो है वो आप देखें ना, कैसे कैसे दबंग दावे किया करते थे, आज उनकी हालत देखें कितनी पतली लग रही थी। इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में ऐसा होता रहा है, माजी में भी होता रहा, आइंदा भी होता रहेगा, आज भी आप देख रहे हैं। तो इससे पहले आप देखें ना कि कितने लोगों ने पार्टी छोड़ी। ये मैं इसको अच्छा तो नहीं समझता किसी मुल्क की सियासत के लिए भी। किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सियासतदान है वो आज एक पार्टी के साथ है तो कल अपनी वाबस्तगी को इस तरह से खत्म कर दे। इससे बड़ा नुकसान ये होता है कि अवाम का सियासी जमातों पर, उनकी क़यादत पर एतमाद जो होता है वो खत्म हो जाता है। बुनियादी तौर पे इसका नुकसान जो है पॉलिटिकल कल्चर को होता है। सो इससे जितना भी बचने की जरूरत हो, लेकिन हालात से जो भी इस मुल्क में बने हुए हैं, मुझे की गलती जो है वो किसी एक तरफ से नजर नहीं आ रही। अच्छा, गलतियां हर तरफ से हुई हैं और बहुत फाश किस्म की गलतियां हुई हैं। क्योंकि जो 9 मई का वाकया था उसको देखें, ना तो स्टेट ने डाइजेस्ट किया और ना ही पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत ने डाइजेस्ट किया। सही। जो लोग जिनका पीटीआई से ताल्लुक है वो अगर किसी जगह पे उनकी कोई दलील है तो वो ये है कि हमारे खिलाफ साजिश हुई, पूरा इसको वो भी कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत हुआ। सो इसमें जो भी हमारे सामने पॉलिटिकल केसेस हैं, पहली बात तो ये है कि जो पीटीआई में बहुत से वो लोग जिनका ताल्लुक पुरानी दूसरी सियासी जमातों से था वो अपनी जमातों में वापस चले गए, वो शायद आफियत यूं उन्होंने लिया। बाकी जो लोग हैं वो अभी उनकी पॉलिटिकल एक प्रोसेस में एक वो चल रहे थे, इस दौरान उन पर ये मुश्किलात पड़ी है। अब उसमें बहुत कम लोग हैं जो साबित कदमी का मुजाहरा कर पा रहे हैं और बहुत से लोग हैं वो छोड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई का जो वोटर है वो भी टूट चुका है। पीटीआई का वोटर तो अपनी जगह पे शायद मौजूद हो या उसको अगर कहीं थोड़ी बहुत कमी हुई हो तो वो कोई ज्यादा भी नुमाया नहीं है, लेकिन जो उनके पास पॉलिटिकल फिगर्स थी, जो उनके पास चेहरे थे, ये देखे ना इत्तलात के शोबे में 2 लोग थे, फवाद चौधरी थे और ये फर्क थे, ये दोनों ही अब पार्टी से निकल गए। इसके अलावा कोई बंदा हमें नजर नहीं आ रहा और जो लोग इस वक्त पार्टी के अंदर हैं वो शायद अगर ख्वाहिश रखते भी हैं तो उनके लिए हालात ऐसे नहीं है, स्टेट ने रहने दिए या उनके लिए। लेकिन जी शेख रशीद साहब भी इनका माउथ पीस बने हुए थे। हमने देखा कि उनका जो है अभी पता चल रहा है कि उन्होंने भी एक इंटरव्यू रिकॉर्ड तो करवा दिया है, अब नशर कब होता है ये 1 दिन की बात है। देखिए वो शेख रशीद की तो देखिए रेपुटेशन भी यही हमेशा रही, तो वो तो वक्त के साथ साथ वो अपने आप को देखिए जहां का बंदा कहते रहे हैं वो वहीं के हैं ना। सही। तो वो उनके हों या ना हो, लेकिन इनका क्लेम हमेशा से ये रहा है। तो ये चले जाएंगे तो इनको तो कोई इस पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ज़हनी तौर पे पड़ा नहीं होगा। सही। लेकिन ये जो लोग अभी जिस तरह से जा रहे हैं, मुझे इसमें भी अब कोई हैरत नहीं हो रही। अच्छा। क्योंकि देखिए 9 मई का वाकया बड़ा था, बहुत बड़ा वाकया। अच्छा, यहाँ थोड़ा एक हम इसको कर लें कि आप भी समझते हैं कि लीडर जो होता है, लीडर उसने ही अपनी पार्टी को जो है वो इकट्ठा रखना होता है, उसी ने ही अपनी पार्टी को आगे लेके चलना होता है, उसी की सरबराही में पार्टी जो है आगे बढ़ती है। अगर उसका इरादा मुसम्मम ना हो, उसके पास कोई नजरिया ना हो, वो जुबानी कलामी जमा खर्च करता रहा हो और वो सिर्फ अपनी जात को बचाने के लिए, अपनी रेड लाइन को बचाने के लिए लोगों को कुर्बान करने का आदी हो। लीडर तो ये किया करते हैं कि अपने वर्कर्स को सब्र की तलकीन करके खुद जेल चले जाया करते हैं और उसके बाद वो ज्यादा बड़े लीडर बन के उभरते हैं, उनकी पार्टी ज्यादा जो है वो मजबूत सूरत हाल इख्तियार कर लेती है। इधर चेयरमैन गिरफ्तार भी हो गए, अगर वो 1 साल पहले खुद को गिरफ्तार करवा देते और आज वो बहुत मजबूत होते। क्या आपका क्या ख्याल है इस बारे में? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात कहूं, जब आप स्टेट के कंधों पर सवार होकर
स्टेट पिलर्स के कंधों पर सवार होकर आप इक़्तिदार में आते हैं तो उनका जब जी चाहता है फिर आपको झटका भी दे देते हैं। सही। आपको पाकिस्तान में, मैं तो इस बात का कायल हूं कि पाकिस्तान में मैं कोई ऐसी मुफाहमत की सियासत का या ऐसी बात का कायल नहीं हूं कि जहां पे सियासतदान अपनी शनाख्त खो दे, पोलिटिकल पार्टीज अपनी शनाख्त खो दे। मैं तो पार्लियामेंट की बालादस्ती का कायल हूं, मैं तो जो कानून की बालादस्ती है उसका कायल हूं। और मैं समझता हूं कि आज की महज़ब दुनिया में कोई भी मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहां पे पार्लियामेंट जो है वो और जमहूरियत ये मुस्तहकम नहीं होती और इसके जरिए मुल्क के निजाम को नहीं चलाया जाता। लेकिन मसला हमारे यहाँ ये है कि जो सियासतदान है, हमारे बड़े बड़े नाम वाले जो लोग हैं, वो फिर किसी के कंधों पर सवार होकर आते हैं और आके तो फिर उसके बाद फिर अपनी जो उनकी फिर वो अपनी अना की सियासत, फिर अपने इक़्तिदार की सियासत, फिर अपने इख्तियार की सियासत, उसमें पड़ जाते हैं। ठीक है। मामलात को चलाने की जरूरत है, मुफाहमत की जरूरत है, मुल्क को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप ये लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, मुझे इस पे हैरत नहीं है इसलिए कि इनका कोई ऐसा माजी था ही नहीं जिसमें ये बहुत अच्छा, अब थोड़ा हम ये कर लें, नवाज शरीफ आया क्या आया, दीगर मामलात भी हमारे सामने हैं। अब अवाम को रिलीफ भी जो है वो दिया गया है पेट्रोल में, और मजीद जो है रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। इस डॉलर जो है वो नीचे जा रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है। आप इस सूरत हाल में नवाज शरीफ के आने के बाद पॉलिटिकली और माशी तौर पे मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मुल्क उस वक्त तक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। सही। देखिए, कोई भी इदारा मुल्क को नहीं चला सकता। ठीक है। इदारा स्टेट में एक पिलर के तौर पे होता है, लेकिन स्टेट को चलाने वाले जो कुव्वतें हैं वो मैंने जैसे पहले अर्ज किया, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पार्लियामेंट होती है। उस पार्लियामेंट की मजबूती के लिए जरूरी है कि उसमें तमाम पॉलिटिकल एलिमेंट जो कि सरगर्म है, जो कि अहमियत रखते हैं, जिनकी वैल्यू है और जिनको अवाम पसंद करते हैं, उनकी नुमाइंदगी मौजूद हो। और अगर नवाज शरीफ साहब के जोर पे आप सिर्फ समझे कि वही मुल्क को चला लेंगे, ये भी नामुमकिन बात है। एक मिसाके बईशत की, एक मिसाके जमहूरियत की, देखिए बेनजीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब के दरमियान एक मिसाके जमहूरियत हुआ था। इस मिसाके जमहूरियत को वसी करने की जरूरत है। हम बहुत अरसा ये अर्ज करते रहे और पीटीआई के चेयरमैन से हम ये कहते रहे, और हमारी दरख्वास्त हर प्रोग्राम में जहां भी कहीं लिखने लिखाने का मौका, बोलने का मौका मिला, तो यही उनसे कहा गया कि आप स्पेस पैदा करें। उन्होंने स्पेस पैदा नहीं की, उन्होंने बल्कि स्पेस को हमेशा खत्म किया। आज लेकिन मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, नवाज शरीफ आए, जरदारी आए, कोई भी आए पाकिस्तान में, तो उनको बहरहाल बाकी जो उनके ओपोनेंट हैं उनके लिए पॉलिटिकल स्पेस पैदा करनी पड़ेगी, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। मुल्क में इस्तेहकाम तब आ सकता है, ये नहीं मुमकिन कि आप 50% जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हो या 40% को या इवन 30% को जो रिप्रेजेंट कर रहा हो उसको आउट कर दे सिस्टम से। उसका इलेक्शन में उसकी शिकस्त अलग बात है, लेकिन उसका पॉलिटिकल सेटअप में कोई उसकी इन्वॉल्वमेंट ना होना। अच्छा फारूकी साहब, पाकिस्तान में तो हमेशा यही होता रहा है कि जिसको हमने आउट करना होता है, ये तो मौका फराहम कर दिया ना 9 मई का। इस वक्त चेयरमैन पीटीआई ने खुद मौका जो है प्लेट में रख के दे दिया, तश्तरी में रख के दे दिया। लेकिन हमने तो ऐसे भी देखा कि किसी लीडर ने अगर मौका नहीं भी दिया तो मौका बना लिया गया उसको फारिग करने का। तो इस पे तो कोई मेरा ख्याल है दो राय नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। नहीं, होता रहा है, बिल्कुल होता रहा है, माजी में बिल्कुल होता रहा है। हमने कई हुकूमती टॉपल होती देखी हैं और ये 77 से हम ये खेल देख रहे हैं। और 77 से जिस तरह से गैर सियासी कुव्वतों ने अपनी जगह बनाई, उनको मिसाली जमहूरियत, मिसाली तो नहीं सूरत हाल ना, बड़े मुश्किल तरीन हालात है। मेरे ख्याल के मुताबिक इससे फिर गुरेज करने की जरूरत सिर्फ एक तरफ नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल लीडरशिप को ज्यादा विजडम शो करने की जरूरत है। सही। एक कलेक्टिव विजडम पॉलिटिकल लीडरशिप की पहले होगी, मिसाके जमहूरियत करो, पहले वो एक एजेंडे पे मुत्तफिक हों, उसके बाद फिर इदारों को साथ लेके बैठे और फिर हम एक आइंदा 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए एक ऐसा स्टेप अपने लिए कर लें, सामने रखें कि हम
طرح مطلب آگے بڑھنا ہے. اور یہاں پہ ہمیں یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک نیا معاہدہ جس کو آپ کوئی بھی نام دے لیں جو پاکستان کو سٹیبل کرنے کے لیے ریاست پاکستان کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے بالکل اس کی ضرورت ہے. بالکل اس کی ضرورت ہے. اس کے بغیر آپ ملک کو لے کے آگے نہیں چل سکیں گے. اس کے بغیر یہاں کھینچتانی رہے گی اور اقتدار میں آپ آ تو جائیں گے, اقتدار نہیں ملے گا. وہ الیکشن آپ یہاں پہ ہوتے رہیں گے, اس سے عوام کو سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں ملے گا. ابھی صرف ایک مثال چھوٹی سن لیں کہ ابھی ایک نگران سیٹ اپ ہے. اس نگران سیٹ اپ کے ساتھ جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے مل کے کچھ کیا اور مل کے کوئی ایسی خفیہ حرکت دینے کی, سارا کچھ ہمارے سامنے ہو کہ انتظامی طور پہ اسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی گئی, اور آپ دیکھیں کہ اس کے پر کتنے اچھے پڑے ہیں. صحیح. یہی کام ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو پارلیمنٹ کے تھرو آئے گی وہ بھی مل کے کر سکتی ہے. اور یہاں پہ نہیں, ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کا تو یہ حال ہے کہ اس کو اگر اپنا مل جاتی ہے حکومت, اقتدار مل جاتا ہے, تو وہ واشنگٹن میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں اسی اترواؤں گا. وہ مذاق اڑواتا ہے اپنے عدلیہ کا, وہ اپنے قانون کا, اپنے آئین کا. یہی شمسی صاحب, یہی سب سے بڑی خامی ہے. اور انہوں نے عمران خان نے یہی جو کچھ کیا اس سے پاکستان کو, میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج جن مشکلات کا شکار ہے, اور خود پی ٹی آئی کے چیئرمین جن مشکلات کا شکار ہیں, اس کی بنیادی وجہ ان کا طرز سیاست رہا. اگر وہ اس طرز سیاست میں نہ جاتے اور اگر وہ سپیس کریٹ کرتے اور اگر وہ ایک پارٹی کے چیئرمین کی بجائے وہ پاکستان کے لیڈر کے طور پر, رہنما کے طور پر سامنے آتے, پرائم منسٹر کے پاس انتظامی اختیارات ہیں, ادھر نہ جاتے, تو وہ ایک مختلف آدمی ہوتے. آج قوم ساری جو ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہیں ان کے لیے اسٹرگل کر رہی ہوتی. ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب ہینگ کر دیا گیا, ان کو پھانسی دی گئی, تو اس کے بعد پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کے وہ اپوننٹ جن میں اصغر خان, آپ کو یاد ہونا چاہیے پولیٹیکل, انہوں نے کہا تھا کہ کوہالہ کے پل پہ بھٹو کو پھانسی دوں گا. وہی اصغر خان جو تھے وہ نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ مل کے اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ مل کے انہوں نے الائنس بنایا. نواب زادہ نصر اللہ اس میں شامل تھے, ایم آر ڈی کے نام سے, غالباً ایم آر ڈی کے نام سے, بالکل ایم آر ڈی کے نام سے اتحاد بنا, پھر اے آر ڈی بنا, پھر اس طرح انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز میں مل کے اسٹرگل کی. اچھا فاروقی صاحب, سیاست اور صحافت کا بڑا قریبی ایک رشتہ ہے, پولیٹیکل سائنس کا اور جرنلزم کا. مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ سیاست تو راستے بنانے کا نام ہے, راستے بند کرنے کا نام نہیں ہے. سیاست جو ہے وہ جنگوں کو امن میں بدل دیا کرتی ہے. پولیٹیکل سائنس جو ہے اس سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ بڑی صلح جوئی کے ساتھ حل کر لیے جاتے ہیں. اب جب کہ جو شخص اس ملک سے اپنے لیے ایک راستہ بنا کے چلا جاتا ہے اور پھر پولیٹیکل راستہ بنا کے آ جاتا ہے, اس کے بارے میں ہم مختلف القابات سنتے ہیں. اس سے ذرا فرمائیے, میری مراد نواز شریف سے ہے. نہیں, میں نہیں سمجھتا وہ انہوں نے غلط کیا. اچھا, دیکھیے پاکستان میں جو سب سے بڑا تلخ واقعہ ہوا وہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو سزائے موت دینا تھا, ذوالفقار علی بھٹو کو. اچھا, اس کے بعد کیا ضروری ہے کہ تمام لیڈرشپ جو ہے وہ ایسے حالات سے گزرتی رہے؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کچھ طالع آزما کچھ ایسی حرکتیں کرتے رہے ہیں. بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا راولپنڈی میں, اور یہ سلسلہ کتنا پرانا ہے, لیاقت علی خان سے شروع ہوا, اور اس کو پھر اس پہ اگر نواز شریف نے ایک ٹائم پہ یہ مناسب سمجھا کہ وہ کوئی معاملات کو ایسا سیدھا کریں اور وہ نکل جائیں یہاں سے, اور ایک سٹیبلٹی جب آ جائے تو اس کے بعد ان کی واپسی ہو جائے, تو دنیا بھر میں ایسا ہوتا رہا ہے. اور ان ممالک میں جو پاکستان جیسے ملک ہیں, ہم امریکی اور دوسرے ملکوں کی مثال تو اس میں نہیں دے رہے, لیکن پاکستان ابھی کیونکہ ارتقاء کے اس مرحلے میں ہے, ہم آج یہ بات ایک یکدم بیٹھ کے پاکستان کی جمہوریت کو برطانیہ سے اور امریکہ سے اور دوسرے ان ملکوں سے جہاں پہ جمہوریت بڑی مضبوط ہے, اس سے ہم مثال نہیں دے سکتے. پاکستان کے داخلی اور خارجی حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا, ایک آخری مختصر جواب دیجئے گا, ایک آخری سوال. آج کل جو زرداری صاحب کی سیاست کو میں سمجھتا ہوں, شاید اس میں آپ تصحیح فرما دیجئے گا, جو دھچکا لگا ہے, اگر آپ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا صاحب کی سٹیٹمنٹ سن لیں, جو اپنا ان کے فرمان جو ہیں بڑے بڑے سن لیں, تو کیا اس کی وجہ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا ہے؟ نہیں, دیکھیے یہ دونوں
پارٹی کی حد تک ہمیں بڑے یہ بڑے نمایاں لوگ ہیں اور ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں, قابل احترام ہے یہ, لیکن یہ بڑی اتنی لیکن پیپلز پارٹی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں نا, جو میں بات کر رہا ہوں, کوئی ایشو نہیں ہے, بڑی اچھی بات ہے اگر پیپلز پارٹی کے اندر سے آوازیں آتی ہیں. جب دیکھیے نا, جب پولیٹیکل پارٹیز کے اندر سے آوازیں آتی ہیں تو ہم اس پہ سمجھتے ہیں شاید یہ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. صحیح. دوسری طرف اگر آوازیں نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں پارٹی قیادت کی آمریت ہے. بہت بہت شکریہ جناب خالد فاروقی صاحب, آپ کا بے حد ممنون ہوں.